हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम। और अभिव्यक्ति और माध्यम का ये 11वां अध्याय है। और अभी तक जो है 10 के 10 अध्याय मैं पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के साथ, क्योंकि जब मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मैंने अपने लिए NCERT की एक एक लाइन को पढ़कर ये मैंने नोट्स बनाए थे। और इससे बाहर एक भी प्रश्न पिछली बार नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि इस बार भी HPSC PGT हिंदी का एग्ज़ाम जो कैंडिडेट दे रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो महत्वपूर्ण हो। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि मैम आप ये करवा दीजिए। तो आज हम अध्याय नंबर 11 पढ़ेंगे। और अध्याय नंबर 11 का नाम है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। अगर अभी तक, ये उम्मीद करती हूँ कि आपने 10 के 10 वीडियो देख ली होंगी। और अगर आज की इस वीडियो से कोई भी कैंडिडेट नया जुड़ता है तो ये 10 के 10 वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और फिर प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर अभिव्यक्ति और माध्यम के नाम से आपको सारी वीडियोज़ वहाँ पर सेव मिल जाएंगी। ठीक है। और HPSC PGT इंटरव्यू से लेकर सब्जेक्टिव पेपर के लिए इंटरव्यू से लेकर कि किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है, कैसी कॉपी मिलती है, कैसे इंटरव्यू देना है, सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। और HPSC PGT इंटरव्यू के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कि एक कहानी है हमारे पास और इसी कहानी को देखो, कहानी का मतलब है कथा। अब जब, और एक दूसरी तरफ है नाटक। अब नाटक को रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है और कहानी हम कहीं पर भी बैठकर सुना सकते हैं। तो एक नाटक की भी क्या होती है, कहानी होती है। नाटक की भी कहानी होती है। तो जो कहानी होती है उसका हम नाटक में रूपांतरण कैसे करें, क्योंकि नाटक को रंगमंच पर दिखाया जाना है और उसमें पात्र भी होंगे। और कहानी को हम किसी भी एक कोने में बैठकर या आपस में एक दूसरे के सामने कहानी को बता सकते हैं, लेकिन नाटक में काफ़ी फर्क रहता है। तो जो हमारे पास कहानी है उसका हम नाटक में कैसे रूपांतरण करेंगे। तो पिछली बार तो इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन काफ़ी प्रश्न बनने लायक है, इम्पोर्टेंट। तो सीधे तौर पर हम जल्दी जल्दी इसे पढ़ते जाएंगे। जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस चैप्टर में से बन सकते हैं उन्हें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है, कहानी और नाटक अलग विधा है। देखो, दोनों अलग विधा हैं। और दोनों अलग विधा किस प्रकार से हैं, क्योंकि कहानी को हम कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठकर और जब मर्जी आए जब सुना सकते हैं। कहानी को हमने आधी पद्दी अब सुना दिया, थोड़ी देर बाद मिले तो तब बता दिया भैया अभी टाइम नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर कल बात करेंगे। तो कहानी को हम बीच में भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नाटक है वो एक रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। इसमें ये जीवंत होते हैं, इसके पात्र जीवंत होते हैं और इसे एक सीमित समय तक ही रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहानी की जो कथा है उसको नाटक में जब रूपांतरित करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जाना है। मतलब जो कहानी है उसकी समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे, उसके पात्रों का भी ध्यान रखेंगे और कुछ दृश्यों का भी ध्यान रखेंगे। तो अलग विधा है, दोनों बिल्कुल अलग विधा है इस दृष्टिकोण से। ठीक है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए कहानी की कथा वस्तु को दृश्यों में विभाजित करेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कहानी को नाटक में रूपांतरण करने के लिए कहानी की जो कथा वस्तु है उसे किस में विभाजित करेंगे। तो आपसे कह दे कि संवादों में विभाजित करेंगे या पात्रों में विभाजित करेंगे, या आपसे कह दे कि दृश्यों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो कहानी की कथा वस्तु है उसे दृश्य में विभाजित करेंगे कि कौन सा दृश्य हमें कहाँ पर फिल्माना है, कहाँ पर दिखाना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो कहानी की कथा वस्तु है, एक कहानी है, मान लो हमारे पास ईदगाह कहानी है। ठीक है। ईदगाह कहानी को ही एक नाटक की कहानी के रूप में रूपांतरित करना है। तो ईदगाह कहानी तो हम कहीं पर भी बैठकर सुना सकते हैं, लेकिन जब इसी कहानी को नाटक पर रूपांतरित करेंगे तो इसके लिए हमें पात्र भी चाहिए, दृश्य भी चाहिए। ठीक है। तो कहानी की कथा वस्तु को सबसे पहले हम किस में विभाजित करेंगे, दृश्यों में विभाजित करेंगे। उसके बाद है नाटक के अंगों को समय के अनुसार बांटने की जरूरत होती है।
अब नाटक में अंग होते हैं, जैसे 4 अंक 5 अंक इस प्रकार से, और सभी को समय में बांटने की जरूरत होती है, क्योंकि नाटक के अंदर समय की बहुत ही जरूरत होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 6 घंटे तक कोई आदमी बैठा बैठा नाटक को देखता रहेगा, तो एक सीमित समय ही होता है। और ऐसा भी नहीं कि आधा नाटक आज दिखा दिया आधा कल, एक साथ उस नाटक को मतलब पूरा करना होता है। तो कहानी के अंगों का मतलब है कहानी को कहानी के अंगों को समय के अनुसार बांटने की जरूरत होती है। यानी कि पूरी कहानी को हम 3 भागों में बांट देंगे, आदि, मध्य और अंत। ये 3 पार्ट में हम कहानी को बांट देंगे। नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। नाटक लेखन का यानी कि जो कहानी की कथा वस्तु है, जो कहानी की कथा है हमारे पास, सबसे पहला महत्वपूर्ण पार्ट तो ये बताया कि कथा वस्तु को हम दृश्य में विभाजित करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण अंग क्या है? शब्द है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शब्द है। नाटक का प्राण तत्व क्या है? अब नाटक का प्राण तत्व आपसे पूछ ले तो भाषा है। HPSC इसी प्रकार के प्रश्न उसने पिछली बार भी पूछे थे और काफ़ी कंफ्यूजिंग प्रश्न थे 1-2, क्योंकि जब आपको ऑप्शन दिखाई देंगे तो ऐसे ऑप्शन लगेंगे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको इन बातों का सीधे तौर पर ध्यान रखना है कि नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शब्द। ठीक है। नाटक का प्राण तत्व किसे कहा गया है? भाषा को, क्योंकि नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करना है, बोलकर बताया जाएगा। इसमें दृश्य और श्रव्य दोनों महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नाटक की कसौटी क्या होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंगमंच। नाटक की कसौटी क्या होती है? रंगमंच होती है। रंगमंच पर ही दर्शाने के बाद ही नाटक जो है अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होता है। कहानी का संबंध मुख्यतः पाठक और लेखक से होता है। देखो, नाटक की वास्तविक कसौटी रंगमंच है, लेकिन कहानी का संबंध एक तो लिखने वाले से है और दूसरा उसे पढ़ने वाले से है। चाहे पढ़ने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, मतलब लेखक ने कहानी लिख दी और पाठक ने उसे पढ़ लिया या श्रोता ने उसे सुन लिया, तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन नाटक को लेखक लिखने के बाद भी वो एक तरफा ही रहता है जब तक उसे रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जाता। ठीक है। तो नाटक मुख्यतः वास्तविक कसौटी रंगमंच है। कहानी के प्रत्येक दृश्य का प्रारंभ एक बिंदु से होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। कहानी के प्रत्येक दृश्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? एक बिंदु से होता है। कहानी का प्रारंभिक नक्शा आपसे पूछ ले कि कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या होता है, तो आपको बताना है कथानक। कथानक क्या होता है? कथानक एक तरीके से वो नाटक की कथा वस्तु ही होती है जो किसी एक पात्र के दाएं बाएं घूमती रहती है और संवादों के माध्यम से उस कथानक को या कथा वस्तु को पूरा किया जाता है। कहानी का प्रारंभिक नक्शा क्या है? तो कथानक बताना है आपको। कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहते हैं? यानी कि कहानी के जो पात्र होते हैं वो अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथोपकथन। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहानी के पात्रों द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को क्या कहा जाता है। तो आपसे कह देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, पात्र, संवाद, तो आपको क्या आंसर करना है? कथोपकथन। ईदगाह कहानी में हामिद के कपड़ों का वर्णन नहीं है। मतलब ये बात तो मैंने नोट कर ली थी। जैसे अब कहानी में और नाटक में क्या अंतर है? ईदगाह कहानी में हामिद के कपड़ों का वर्णन नहीं है, लेकिन अगर ईदगाह कहानी को ही हमें नाटक में रूपांतरित करना है तो हम जब नाटक को रंगमंच पर अभिनीत करेंगे तो हमें यहाँ पर हामिद को दिखाना होगा। और ये तो है नहीं कि हामिद स्टेज पर रंगमंच पर निवस्त्र खड़ा होगा, उसे कोई ना कोई कपड़े भी पहने हुए दिखाना होगा। तो ये इसमें हम कल्पना का समावेश करके हामिद के कपड़ों का वर्णन भी मतलब कपड़ों भी हम उस तरीके से उसे पहनाएंगे और नाटक में उस बात को शो भी करना होगा। स्वागत कथन के स्थान पर आजकल वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है। वॉइस ओवर, ठीक है। स्वागत कथन, जैसे कि कोई मन ही मन में कोई बात बोल रहा है तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? नाटक में वॉइस ओवर का।
जैसे कोई बात मैं मनी मन में बोल रही हूँ, आप फिल्म में देखते होगे, टेलीविज़न पर कोई नाटक देखते हो तो उसमें भी देखते होगे कि आजकल स्वगत कथनों के स्थान पर वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो वो कहानियाँ मैंने लिख ली थी क्योंकि हो सकता है आप में से आपसे पूछ ले कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी इम्पोर्टेंट है। टोबा टेक सिंह मंटो और डिप्टी कलेक्ट्री, ये किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है। टोबा टेक सिंह, तो ये कहानी है मंटो की। और दुविधा किसकी कहानी है? विजयादान देथा की। तो ये देखो ये कहानियाँ, अब ये तो आपने हिंदी साहित्य के अंदर भी पढ़ ली होगी और ये भी हिंदी साहित्य के अंदर आ जाती है, लेकिन इन दो का नाम आपने नहीं सुना होगा। और जब एनसीईआरटी की बुक में ये दी हुई है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आता है कफन। कफन कहानी आपको पता है, बड़े भाई साहब, ईदगाह, मोटे राम शास्त्री, ये सभी कहानियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। और प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियों के आसपास कहानी लिखी थी। तो रुपया तुम्हें खा गया, ये कहानी किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। रुपया तुम्हें खा गया, ये भगवती चरण वर्मा की है। ये सारी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। विजयादान देथा की है दुविधा। अमरकांत की कौन सी कहानी है? डिप्टी कलेक्ट्री। और मंटो की है टोबा टेक सिंह। और भीष्म साहनी की है चीफ की दावत। तो ये कुछ कहानियां हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो वारेन हेस्टिंग का सांड और अंत में प्रार्थना, मोहनदास उदय प्रकाश, धूप का टुकड़ा। सांद है या क्या लिख रहा है? 1.5 इंच पर। हाँ, धूप का टुकड़ा। धूप का टुकड़ा और 1.5 इंच ऊपर, ये जो कहानियां हैं ये 3 एकांत नाम से प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं, ठीक है। और ये है मोहनदास की है उदय प्रकाश, तिरीच नहीं थी वो, पाल गोमरा का स्कूटर, ये सारी मोहनदास की हैं। और वारेन हेस्टिंग्स का और अंत में प्रार्थना, क्या लिखा हुआ है ये मुझे मेरे नोट्स में खुद ही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी 2 साल पुराने नोट्स हैं। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कहानी है। धूप का टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, ये निर्मल वर्मा की कहानियां हैं और 3 एकांत नाम से ये प्रकाशित हुई थी। तो आप जब पढ़ेंगे तो 3 एकांत कहानी का नाम पढ़ेंगे, तो 3 एकांत का मतलब ये आपकी इकट्ठी हैं, ठीक है। अब इसमें बस इतना ही था, बहुत कुछ इसमें नहीं है। अगला अध्याय है कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो इस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगी, बहुत ही छोटी छोटी वीडियो हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये शॉर्ट नोट मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है और ये मैंने पढ़कर ही आपके जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न जितने भी बन सकते थे उस अध्याय से, वो सारे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप कोई भी हिंदी का कैंडिडेट एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की हिंदी विषय से तैयारी करना चाहता है या टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो भी मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैनल पर शुरुआत कर रखी है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं।